नमस्कार, मैं हूं अनुपम। खबर गर्मा गर्म के साथ इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर भोपुरा इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लगी हुई है। दमकल की कई टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशें काफी देर तक करती रही। फिलहाल अंत में जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग ने काफी बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया है। आग से काफी नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुएं का गुबार देखा गया। भीषण ये आग जिस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए भी इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत दमकल कर्मियों को वहां पर करनी पड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या वजह रही इतनी भीषण आग की, और जो लोग वहां पर मौजूद थे क्या उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है? जी अनुपम, बताना चाहूंगा कल देर रात की घटना है, जहां एकाएक झुग्गियां थी तकरीबन 250 से 300। उन झुग्गियों में रहने वाले लोग कबाड़ का काम किया करते थे और उसी झुग्गियों में उन्होंने पिन्नी वगैरह आदि इत्यादि वहां जमा की हुई थी। एकाएक वहां आग लगती है। शुरुआती जांच में जो सामने निकल कर आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां वो आग लगी है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को जान माल की हानि उसमें नहीं रही, लेकिन जो वहां रहने वाले लोग थे, जो उनका सामान था, घरेलू सामान था, वो सब जलकर तबाह हो चुका है। जो वहां रहने वाले लोग थे उन्हें पास के इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पूर्व भी सियानी गेट इलाके में इसी तरीके से आग लगी थी। क्यों आखिरकार ये अवैध बस्तियां या झुग्गियां जो है वो इस तरीके से बच जाती हैं और कोई भी शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता है? जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है जिसमें कि क्षति पहुंचती है, लाखों का नुकसान होता है, उसके बाद शासन प्रशासन जागता है और इस तरह की कार्रवाई की बात उनके द्वारा कही जाती है। क्या जानकारी मिल पा रही है अमित, कितने परिवार वहां पर रह रहे थे, और फिलहाल क्या प्रशासन की टीम ने उनको कहीं पर आशियाना दिया है, कहीं पर शिफ्ट किया है? जी, तकरीबन 300 झुग्गियां थी जिनमें वहां लोग बाग रह रहे थे। फौरी तौर पर पास ही के इलाके में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि तमाम झुग्गियां जलकर नष्ट हो गई हैं। ऐसे में उनके बाद जो रात को रहने की व्यवस्था करनी थी वो प्रशासन द्वारा कर दी गई है और जल्दी ये भी कहा जा रहा है कि उनको कहीं स्थायी जगह पर भी प्रशासन की तरफ से शिफ्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बातचीत करने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदी ने पेड़ पर लटक कर जान दी है। जेल में कैदी ने लुंगी से, आपको बता दें कि फांसी लगाई है। जेल कर्मियों ने कैदी के शव को नीचे उतारा है। कैदी की मौत से जेल परिसर में हड़कंप मच गया है। दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद था मृतक। जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। और बातचीत करने के लिए अनिल सिंह हमारे संवाददाता गोरखपुर से फोन लाइन पर। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जेल में बैरक में एक कैदी के साथ और भी कैदी रहते हैं, ऐसे में कैसे फांसी लगाई गई, कैसे वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए तो लगातार गोरखपुर से जेल में दूसरी घटना, इसके पहले देवरिया जेल में सोमवार को एक कैदी ने आत्महत्या की थी। तो जेल प्रशासन इस मामले में फिलहाल कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन कल जिस शाम को बताया जा रहा है कि शाम को जब कैदियों की गणना की जा रही थी तो एक कैदी की कम मिला था, और जब बाद में उसकी खोजबीन की गई तो जेल परिसर में स्थित पेड़ के 30 फीट ऊपर चढ़कर कैदी ने लुंगी से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी है। तो एक बड़ी वारदात है। एक तरह से कहा जाए कि जेल में जिस तरह से कैदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, तो एक बड़ा सवाल है कि खासकर कैदी किस हालात में पेड़ पर चढ़ जाता है और आत्महत्या कर लेता है, और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की जाती है। फिलहाल इस मामले में जेल प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे अनुपम, और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और खास बात है कि गोला थाना क्षेत्र के उरई गांव के रहने वाले इब्राहिम के माँ बाप भी और जेल में बंद है, और जेल दहेज हत्या के मामले में पिता बेटे के साथ ही एक ही बैरक में है और मां महिला बैरक में है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनिल सिंह हमारे संवाददाता गोरखपुर से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की रैलियां की। बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। दरभंगा, सहरसा में भी चुनावी रैली होनी है। एनडीए उम्मीदवारों के लिए रैलियां की जाएंगी। 7 नवंबर को बिहार में तीसरे चरण का मतदान है और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने वाले 2 आरोपियों में से एक फैजल को मंगलवार को मथुरा की कोर्ट में पेश किया गया,
जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि फैजल को सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उसका कोरोना टेस्ट भी कराया, इसमें वो एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। इस वजह से फैजल को कोर्ट के बाहर एम्बुलेंस में ही बैठा के रखा गया और वहीं से मजिस्ट्रेट ने उसे रिमांड पर भेज दिया। 14 डेज रिमांड के लिए पेश किया गया था, जो कि स्वीकृत हुई है। इन्हें अब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ रखा है। इसके विरोध में मंगलवार को आगरा, बागपत, मथुरा में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूरा मामला देखिए क्या था। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के विरोध में अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया है। बागपत के खेकड़ा इलाके की विनयपुर गांव की मस्जिद में एक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो में युवक मस्जिद में बैठा दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ी जा रही है। वहीं मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये चारों मंदिर में नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। उधर आगरा में एक मजार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी नेता ने मथुरा कांड के विरोध में मजार में बजरंग बली की उपासना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के 4 लोगों ने 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दोपहर की नमाज अदा की थी, जिसको लेकर मथुरा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार किया था। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही इलाके के इंस्पेक्टर को भला बुरा कह रहे हैं। कैराना में हम रहेंगे कि हमारा कैराना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर नहीं है। नाहिद हसन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बात भी कही। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपको पता जो है 2-2 दिन 2-2 रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा, हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। नाहिद हसन के विवादित बयानों पर बीजेपी और पीएसपीएल ने आपत्ति जताई और कहा कि भाषा मर्यादित रहनी चाहिए। नहीं, वो सच उन्होंने कहा। इसमें उन्हें अपने बाप को भी जोड़ लेना चाहिए कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है और जब विधायक जीत के आता है वो जनता जीता, जनता ही जनार्दन है। अगर उसको उसने उस पवित्र मंदिर में विधानसभा में पहुंचाया है तो वो जमीन पर भी लाकर खड़ा कर सकती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, अशोभनीय, अस्वीकार्य भाषा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह देश गांधी और बुद्ध का देश है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। नेता समाज के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में लाजमी है कि उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात कर रहे हैं लव जिहाद को लेकर मचे बवाल की। लव जिहाद को लेकर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि केवल कोर्ट कचहरी के भरोसे नहीं रहना है। देखिए रिपोर्ट। लव जिहाद को लेकर बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। सरधना विधायक संगीत सोम ने कहा है कि हमें केवल थाना और कचहरी के भरोसे ही नहीं रहना होगा। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। वहीं संगीत सोम ने लव जिहाद को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी दलों के चलते लव जिहादियों का मनोबल बढ़ रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी एक वर्ग विशेष को समर्थन करने का काम कर रही है, उससे पूरे देश में इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुलिस थानों में हवालात की हवा हर आरोपी को याद रहती है, लेकिन अब हवालात की रात सुखदाई होने वाली है। वाराणसी के जीआरपी पुलिस थाने को हाईटेक बनाया गया है। साथ ही हवालात में सेंट्रलाइज एसी की सुविधा दी गई है।
स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित वाराणसी की चौतरफा तस्वीर बदल रही है। ये है वाराणसी कैंट स्टेशन का जीआरपी थाना। चमचमाते फर्श, हाईटेक कमरे, पूरे थाने में एसी, हवालात में भी एसी। चौकिए नहीं, ये बड़े बड़े हवालात कैदियों के रात गुजारने के लिए बनाए गए हैं। यानी मानवीय संवेदनाओं के आधार पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन में कैदियों की भी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। जीआरपी थाना खुल रहा है, ये एक हाईटेक टाइप का थाना खुल रहा है, क्योंकि हर कमरे में एसी लग रहा है। थाने में जो जेल में जिसमें कर्मचारी जो उनके बंद होंगे, जो जेल के अपराधी रहेंगे, चोर रहेंगे, वो बंद होंगे, उनको सुविधा भी दिख रहे हैं कि ठीक ठाक मिलेगी। और सीसीटीवी की निगरानी के लिए अलग कक्ष बना हुआ है और महिलाओं के लिए जो अलग कक्ष बना हुआ है। होटल की तरह दिखने वाले वाराणसी कैंट स्टेशन का जीआरपी थाना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हाईटेक थाने में सीसीटीवी, लाइट्स, टाइल्स और दीवारों की खूबसूरती लोगों को पसंद आ रही है। जहां आम जनता जाने से डरती है, वहां इस थाने को देखने के लिए लोग बेधड़क पहुंच रहे हैं। हालांकि थानों के चक्कर से दूर रहें तो ही अच्छा है। और जो हवालात बनाई गई है बहुत ही सुव्यवस्थित और जो मतलब किसी भी रहने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बार बार यह जो है शिकायतें होती रही हैं कि थानों में बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, मुलजिम भी आते हैं। तो जो एक मानवीय दृष्टिकोण से अपराधी के लिए भी कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है हालात को बनाने में, कि उसका मानवीय शोषण ना हो। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बदलते बनारस की कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में वाराणसी कैंट का जीआरपी थाना भी विकास की नई इबारत लिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद सुहाग की सलामती मांगने का दिन, चांद से सुख समृद्धि मांगने का त्योहार करवा चौथ। आसमान में चांद की चांदनी बिखरती है तो अरमानों का चांद खिल जाता है। सुहाग के जोड़े में सजी सुहागनें कुछ यूं ही अपनी सुंदरता को बिखेरती हैं, मानो खुद चांद जमीन पर उतर आया है। करवा चौथ का दिन हर सुहागन स्त्री के लिए सबसे खास त्योहार माना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन का पूरे साल इंतजार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का निर्जला व्रत करती हैं और व्रत पूरा होने पर चौथ के चंद्रमा को अर्घ देती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है। रखा जाता है, खाली पेट पानी वानी कुछ नहीं पिया जाता, ना खाया पिया जाता है। करवा चौथ का व्रत जब शाम को चांद निकलता है तब सब व्रत तोड़ते हैं पूजा करने के बाद। श्रृंगार का सामान वगैरह है जो खरीद रहे हैं और मतलब करवा चौथ को लेकर कल के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। त्योहार है हम लोगों के लिए सबसे अच्छा है, इम्पोर्टेंट देती हैं पति हमारे, तो इसलिए रखते हैं वो। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति के मंगल की कामना से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जो स्त्रियां इस दिन सच्चे मन से माता पार्वती से अपने पति के मंगल की कामना करती हैं, उन्हें माता पार्वती से सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं में भी करवा चौथ की महिमा की कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि पतिव्रता स्त्रियों के पतियों के प्राणों की रक्षा तक कर सकता है। करवा चौथ को लेकर मार्केट में भी रौनक है। सुहागन महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, खरीदारी भी खूब हो रही है।
करवा चौथ को लेकर बाजारों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि करवा चौथ को लेकर महिलाओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। महिलाएं जो हैं वो मेहंदी लगवाने के लिए यहां पर आई हुई हैं और साथ ही यहां पे करवा जिस तरीके से यहां पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कोविड की वजह से ज़रूर कुछ कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो महिलाओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि करवा चौथ है और अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उन्हीं से बात करते हैं। मैम ये बताइए, कोविड की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है? काफ़ी हो रहा है, लेकिन मेहंदी लगवाने आप लोग आए हुए हो तो लगता है कि फेस्टिवल तो मनाए जाने चाहिए, भले ही प्रिकॉशंस के साथ। नहीं, हाँ वही है, प्रिकॉशंस लो और सब तो करना ही है। कोविड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर अभी, तो फिर वी हैव टू लिव विद इट। इस बार का करवा चौथ कोरोना की वजह से थोड़ा फीका पड़ सकता है, क्योंकि डिस्टेंसिंग कोरोना की पहली शर्त है और करीबी करवा चौथ त्योहार का। करवा चौथ को लेकर करवा का जो सामान है वो बाज़ारों में सज गया है। हालांकि कोविड की वजह से महिलाएं जो हैं या जो लोग हैं शॉपिंग करने के लिए वो थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन कोविड की SOP को भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेहंदी लगवानी है तो आपके लिए मास्क ज़रूरी होगा और साथ ही मेहंदी लगाने से पहले आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि करवा चौथ को लेकर जो सबसे अहम जो भूमिका होती है वो करवा की होती है, और इसी करवा जो है वो मिट्टी का बनाया जाता है और मिट्टी को क्योंकि शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है करवा के लिए। और ये जो आप वो देख रहे हैं, इसको जलाती हैं महिलाएं, जिससे कि पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। साथ ही रंगोली बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो रंग है वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि करवा चौथ अगर है तो आप घर के बाहर जो महिलाएं हैं वो रंगोली बनाती हैं, उसके बाद चांद निकलने के बाद पूजा करती हैं। इस बार के करवा चौथ में ये भी हो सकता है कि सुहागिनें अपने चांद का दीदार मास्क वाले चेहरे में करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।